नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ये जीडी का रिजल्ट आ गया, तेरा भाई पास हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप पास हो गए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है जी, क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। एक बार बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, एक बार क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर बात करते हैं किसका रिजल्ट आया है। ओके जी, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें ये 6ठा चैप्टर है। अध्याय का नाम क्या है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जो नेचुरल जो वनस्पति जो होती है, फॉरेस्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे, और वाइल्ड लाइफ होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस दोनों के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे और वन्य जीव के बारे में बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है मोस्ट हमारा टारगेट होगा एनसीईआरटी बेस पर ही। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। किसी भी मतलब हमारा अल्टीमेट टारगेट है एग्जाम तक पहुंचना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये माइंड में मतलब कुछ चीज़ें अगर आपको लगे कि एडवांस हो रही है तो माइंड मत करना, बिकॉज कि कुछ चीज़ें मैं जानबूझकर एडवांस करूंगा और कुछ चीज़ें है वो शॉर्ट में चली जाए तो सोच लेना कि वो चीज़ें काम की नहीं है। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ मतलब वो काम की नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्टोरी दी हुई है कि सलीमा है वो वहाँ गई थी, ये हमारे काम की नहीं है। ये किसको समझाने के लिए लिखी गई है? 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए ये स्टोरी लिखी थी। तो ये हमारे काम की नहीं, इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं, इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर है ना? ठीक है जी। अब बात करते हैं, यहाँ पे सलीमा के बारे में बात की गई है। इसके माध्यम से जो भी इसके राइटर हैं एनसीईआरटी के, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई सलीमा अलग अलग जगह जाती है तो वो अलग अलग चीज़ें है वो नोटिस करती है, परंतु हम सलीमा को पढ़ने नहीं बैठे हैं तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि एक स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये नोट्स में लिखा है, परंतु ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। आप भी जब पढ़ो, खुद से नोट्स पढ़ो, ऐसी चीज़ें देखो, तब उसे अवॉइड कर दिया करो। आपको सेल्फ स्टडी के लिए रेडी करना ये मेरा काम है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो किस तरीके से सेल्फ स्टडी की जाती है वो तैयार करवाना मेरा काम है। ठीक है जी। तो ऐसी कोई चीज़ दिखे, भाई आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, तो जहाँ पर ऐसी इस प्रकार की स्टडी दिखे उसको हटा दो। आपको एक फोकस तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो हम यही बात कर रहे हैं। सलीमा वाली स्टोरी वगैरह देखो, उसको हटाओ। हम बात करेंगे सबसे पहले जो बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार के बारे में। जो नेचुरल जो फॉरेस्ट होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, कितने टाइप का फॉरेस्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन किसे कहा जाता है, यानी कि फॉरेस्ट किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनना, वर्ड क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट है, यानी कि वन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर एक पेड़ है, एक पेड़ 1 किलोमीटर बाद में है, 1 किलोमीटर बाद में एक पेड़ है, क्या इसे फॉरेस्ट कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, बिकॉज इसका मतलब ये वन नहीं है। पेड़ तो है परंतु इसे हम वन नहीं कह सकते, इसे हम फॉरेस्ट नहीं कह सकते हैं। फॉरेस्ट किसे कहेंगे? मान लो ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, ऑलमोस्ट ज़्यादा पेड़ है, मतलब आप है वो जमीन की तुलना में पेड़ यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तब हम कहेंगे कि यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि इसको हम वन कंसीडर करेंगे। ऐसे रैंडम एक एक पेड़ खड़ा है तो उसको हम फॉरेस्ट नहीं बोल सकते हैं। अब राजस्थान में तो आप कहोगे कि राजस्थान है, या कुछ जो मरुस्थली प्रदेश होते हैं, मरुस्थली, वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ होती हैं, उस झाड़ियों को भी फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको ही फॉरेस्ट कहा जाता है, तो इसको फॉरेस्ट क्यों नहीं कहा जाता है? वो फॉरेस्ट का एक टाइप है। क्या है? फॉरेस्ट का एक टाइप है। जय श्री राम आशुतोष जी। वो फॉरेस्ट का एक टाइप है, वो फॉरेस्ट नहीं है। यहाँ पे बेसिक जो थ्योरी है, बेसिक जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, जहाँ पर फॉरेस्ट यानी वन ट्री की काउंटिंग ज़्यादा होगी, पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे। एक जगह है जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो फॉरेस्ट माना जाएगा। एक जगह है जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे, उसे फॉरेस्ट कहा जाएगा। ठीक है जी, आप बात समझ रहे हो? पेड़ बहुत ज़्यादा है उसे फॉरेस्ट कहा जाएगा। फिर हम देखेंगे फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप के बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले वन को हम समझ लिए। वन के अलग अलग जो भी टाइप है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में होते हैं घास के मैदान, यानी कि ग्रास लैंड किसे कहा जाता है? ग्रास लैंड किसे कहा जाता है? एक समतल भूमि होती है जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे मतलब साइज कम है। पेड़ पौधे इन द सेंस ये घास जैसे ही होते हैं, घास ही मान लो। तो जहाँ पे घास है वो लंबे एरिया में जहाँ पे उगती है
उसे ग्रास लैंड कहा जाता है। वहाँ पे वर्षा कैसी होती है, बारिश यहाँ पे कम होती है। जहाँ पर वन ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है। और जहाँ पे घास के मैदान है, ग्रास लैंड है, वहाँ पे मध्यम लेवल की बारिश हो रही है, ज़्यादा भी नहीं हो रही है और बहुत कम भी नहीं हो रही है, मीडियम लेवल की यहाँ पे बारिश हो रही है। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है झाड़ियों के बारे में। स्कर्ब, झाड़ियाँ क्या है, अभी हमने बात की थी कि कुछ मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पर कंटीले कुछ झाड़ियाँ देखने को मिलती है। मरुस्थलीय कुछ प्लीज़ बीच में किसी का कॉल आ रहा है, अभी मत कीजिए कॉल, बीच में प्लीज़ कॉल मत कीजिए, लाइव टूट रहा है। ठीक है जी। कंटीली झाड़ियाँ मतलब क्या है, कंटीली झाड़ियों का मतलब है कि आप ये समझ लो, हम बात कर रहे हैं रेगिस्तानी कोई जगह, मान लो कोई रेगिस्तानी जगह है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होती है, बबूल वगैरह के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो स्कर्ब कहा जाएगा, यानी कि झाड़ियाँ कहा जाएगी। यहाँ पे बारिश कम होगी क्योंकि जो बबूल जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम पानी में भी ये उग जाते हैं, इनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्कर्ब यानी कि कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पर होगी, जहाँ पानी कम होगा, जहाँ पानी कम होगा वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ होगी। अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो रेगिस्तानी प्रदेश होता है वहाँ पर ये कंटीली झाड़ियों वाला देखने को मिलता है। फॉरेस्ट क्या होता है, आपको समझ में आया क्या, फॉरेस्ट यानी वन, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, पेड़ भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट है। घास के मैदान, बारिश मीडियम लेवल पर हो रही है, ग्रासलैंड कहे जाएंगे। झाड़ियाँ क्या है, स्कर्ब क्या है, स्कर्ब का मतलब है कि बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत कम हो रही है, जो यहाँ पे जो ग्रासलैंड में बारिश हो रही थी इससे भी स्कर्ब में बारिश कम हो रही है, यानी कि जो झाड़ियाँ है ना यहाँ पर बारिश इससे भी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे बड़े ज़्यादा नहीं होते, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की झाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। समझ आ गई बात। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट के टाइप की, वनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। तो देखो फॉरेस्ट के टाइप की मतलब की बात करेंगे, वो कौन से एरिया में पाए जा रहे हैं, कौन सी जो लोकेशन है, जिस जहाँ पर वो पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसको कंसीडर किया जाएगा। क्या मतलब है इससे मेरा, ये हमारी पृथ्वी है, गोल हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर जिसे कहा जाता है। इसके ऊपर ये कर्क रेखा है 23.5, नीचे ये मकर रेखा है 23.5। ये मैंने ऐसे क्यों करी है तो सीधी है बट मैंने ऐसे की समझाने के लिए की है, ठीक है। 23.5 साउथ में, 23.5 नॉर्थ में, ये देखो ये नॉर्थ में है, और ये बीच में क्या है, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें है वो सीधी पड़ रही है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, और यहाँ पे समंदर भी है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ से जो समंदर का पानी है गर्म होकर ऊपर उठता है भाप बनकर, और फिर बारिश होती है। ये आपने पहले पढ़ा होगा, पहले की क्लासों में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बारिश कैसे होती है, तो बारिश कैसे होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बारिश होती है, तो ये जो एरिया होता है ना, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, पानी के साथ साथ में सूर्य की किरणें यानी कि ऊर्जा भी मिल रही है, जिससे ये खाना भी बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें भी मिल रही है, पानी भी मिल रही है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे। जो पेड़ होंगे उनकी हाइट बहुत लंबी लंबी होगी। अब ये हाइट लंबी क्यों होगी, तो मान लो यहाँ पे ये खेत है, कोई ज़मीन मान लो, यहाँ पे ये पेड़ है, एक पेड़ यहाँ पे है, अब ये पेड़ है ना इसके ऊपर आ गया है, अब इसको पानी नहीं मिल रहा है, ये नीचे वाला पेड़ है इसको पानी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा। इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ मैं आपको, मान लो आप कहीं भंडारे में गए हो, ठीक है, अब आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। भंडारे में आपके आगे लाइन लगी हुई है, एक बंदा है, 2 बंदा है, आपके आगे खड़े हैं, आप पीछे से उछल के कोशिश करोगे मैं पहले चीज़ ले लूँ, ठीक है, आप उछल के कोशिश करोगे पहले चीज़ मैं ले लूँ, तो सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, खाने की चीज़ आपको यहाँ लेनी है। अब ऐसा यहीं पर होता है, कहाँ पर, पेड़ पौधों में भी। अब ये पेड़ पौधा ये छोटा था, इसके ऊपर ये बड़ा हो गया, अब सूर्य की किरण इसके पास आएगी, ये बेचारा पीछे रह जाएगा, तो ये बोलेगा मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी अपनी हाइट बढ़ाऊंगा। ये जो कंपटीशन होता है ना सूर्य की किरणों को लेने के लिए, सूर्य की जो रोशनी होती है उसको प्राप्त करने का, तो इसके कारण ये जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ के, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पर, ये इस एरिया में जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कैप्रिकॉन और कैंसर, कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में जो जो पेड़ पौधे होंगे
जो जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे यहाँ पे इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इनकी जो जड़ें होंगी वो बहुत मजबूत होंगी। ये जो पेड़ पौधे होंगे ये पूरे साल हरे रहेंगे। पूरे साल हरे क्यों रहेंगे? क्योंकि इनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, यानी कि खाना और रोटी और पानी दोनों मिल रहा है। इनको रोटी भी मिल रही है और इनको पानी भी मिल रहा है। रोटी पानी मिलने के कारण इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और पूरे साल ये हरे भरे रहते हैं। रोटी पानी दोनों मिलने की वजह से पूरे साल ये जो पेड़ पौधे हैं ये हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं ना, इन्हें ही कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जा रहा है? ये जो क्षेत्र है ना, ये जो एरिया, ये यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हो गया उष्णकटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र है। कौन सा रीजन है ये एरिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल है। आगे यहाँ पे एक वर्ड आया सदाबहार। सदा का बाहर का मतलब होता है इंग्लिश में एवरग्रीन, जो हमेशा रहता है। हम कहते हैं ना पुराने गाने जो एवरग्रीन है, पुराने गाने जो सदाबहार है, इसका मतलब है ये हमेशा ट्रेंड में रहेंगे। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन मतलब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पर ये देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल मतलब कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलते हैं। कैंसर यानी कि मकर और क्या बोलते हैं, करक और मकर के बीच में देखने को मिलता है। करक रेखा और मकर रेखा के बीच में इस प्रकार के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इन्हें सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? बिकॉज कि ये 12 मास 12 महीने 12 महीना ये हरा भरा रहेंगे, कभी ये सूखेंगे नहीं, क्योंकि इनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। पानी के साथ साथ इनको सूर्य की किरणें भी मिल रही है, इस वजह से ये कभी सूखेंगे नहीं, हमेशा हरे भरे रहेंगे। चीज समझ में आ रही है? ट्रॉपिकल सदाबहार, ट्रॉपिकल का मतलब होता है सदा, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, सदाबहार का मतलब होता है एवरग्रीन, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसे कहा जाता है। ये वर्ड समझ में आ गया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट समझ में आ गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, करक और मकर रेखा के बीच में पाए जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन मतलब रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वर्षा वन का मतलब होता है रेन फॉरेस्ट। अब इनको रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज कि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये रेन पर डिपेंडेंट है, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और कहाँ पे होता है? तो ये करक और मकर के बीच में होते हैं, यही बात यहाँ पे की गई है। यहाँ का मौसम जो करक और मकर के बीच में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा गर्मी भी रहेगी और आर्द्र भी रहेगी। गर्मी का मतलब होता है हॉट, आर्द्र का मतलब होता है वेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे जो पानी की बूंदें होती है ना, वो हवा में एनी टाइम रहती है, इसलिए अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको चिपचिपाहट फील होगी। आपके है ना हाथ है वो आपस में चिपचिपेंगे, आपको लगेगा कि जैसे कोई ऑयल वगैरह लगा नहीं रखा होता है, चेहरे पे जैसे ऑयल लगा रखा होता है, हाथों पे जैसे ऑयल लगा रखा होता है, आपको हमेशा ऐसा ही फील होगा। तो ये जो रीजन है ना, यहाँ पे ऑयल जैसा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। वातावरण में आर्द्रता का मतलब क्या है? वातावरण में आर्द्रता का मतलब है कि जो पानी की बूंदें होती है वो वातावरण में मौजूद होती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो आर्द्रता और बढ़ेगी, तो हमें क्या फील होगा? हमें चिपचिपाहट फील होगी, ठीक है। हमारा शरीर है वो आपस में चिप जाएगा, ऐसे थोड़ा अजीब सा फील होगा। बात समझ रहे हो? गर्म एंड आर्द्र प्रदेश है, यानी कि हॉट एंड वेट प्रदेश है। ये जो रीजन है वो कैसा है? हॉट एंड वेट है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है? क्लियर है यहाँ पे चीजें? यहाँ पर साल भर बारिश होती है, ठीक है, सीधी बात है। समंदर के बीच में सूर्य की किरणें पड़ रही है, ऊपर उठेगी बारिश होती रहेगी, तो यहाँ पर साल भर बारिश हो रही है। एक भी दिन खाली नहीं जा रहा है जब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ टाइम में यहाँ पे बारिश होती रहती है, इस वजह से यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी की कोई कमी नहीं मिलती है, तो ये आराम से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। साल भर बारिश होती है, कोई भी सूखा मौसम यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, पेड़ कभी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब जो पेड़ की जो छत यहाँ पे बात की गई है, पेड़ पर घनी छतरी होती है, कैनोपी होती है ना, वो बहुत मोटी होती है। मतलब क्या है इसका? ये जो पेड़ ग्रो किया है, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट,
ये ऐसे मोटा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो पानी इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, सूर्य की किरण है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, ये ग्रो कर जाएगा और यहाँ की जो ऊपर वाले जो पेड़ पत्तियाँ वगैरह होगी ये पूरी तरह से छा जाएगी, तो सूर्य की किरणें कभी नीचे नहीं आ पाती है। इसलिए आपने नाम सुना होगा, अमेजोन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। अमेजोन में कभी जो सूर्य की किरण है ना वो सतह पर नहीं पहुंच पाती है, बहुत घना जंगल देखने को मिलता है। तभी तो कहा जाता है ना, घने जंगल में मत जाओ, वहां पे दिन में भी अंधेरा रहता है। दिन में अंधेरा क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है ना, जो सनलाइट होती है वो कभी सतह पे आ ही नहीं पाती है। इतना घना जंगल होता है कि सूर्य की किरणें कभी सतह पर आ ही नहीं पाती है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत घना वन देखने को हमें मिलता है। ठीक है जी, बहुत घना वन देखने को मिलता है। कैनोपी बहुत मोटी होती है। कौन कौन सी लकड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है? रोजवुड देखने को मिलता है, एनोबी देखने को मिलती है, महोगनी है वो, कुछ ये टाइप है। कौन कौन से यहाँ पे ट्रीज देखने को मिलते हैं? तो ये जो ट्री के प्रकार है, टाइप है, नाम है, इसको आप याद रखना। थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, याद है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है जी। अब बात करते हैं ब्राजील का जो वन है, अमेजोन का जो वन है ना, उसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। फेफड़ा क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो इतना ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करवाता है कि इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े अमाउंट में ये है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सोख लेता है। ये जो अमेजोन है ना, अमेजोन फॉरेस्ट है, ये बड़ी, आप एक लिमिट नहीं कर सकते, इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है। अगर ये अमेजोन फॉरेस्ट नष्ट हो जाए, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी हम बात करें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ये 4 डिग्री पहुंच जाएगा, पृथ्वी नष्ट होने की कगार पे आ जाएगी। इतना ज़्यादा काम के लिए, इतना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है अमेजोन फॉरेस्ट। धीरे धीरे अमेजोन फॉरेस्ट को कटवाया भी जा रहा है, तभी तो वो टेंशन देखने को मिलती है हमें। ठीक है जी, धीरे धीरे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि अमेजोन फॉरेस्ट को धीरे धीरे कटवाया जा रहा है, कम करते जा रहे हैं। ओके, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जीव है, जैसे कि एनाकोंडा यहाँ पर पाया जाता है। ये तो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कौन से जीव यहाँ पे पाया जाता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट होता तो पता चलता। बाकी एनाकोंडा तो वो सबको पता है कि घने जंगलों में ही पाया जाता है, और यूपीएससी भी पागल नहीं कि इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछ देगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो है वो फॉरेस्ट की ओर। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब होता है, पर्णपाती का मतलब होता है डेसीडियस। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डेसीडियस कहते हैं। मतलब ये जो पेड़ है ना, इसके पत्ते हैं वो गिर जाएंगे, पेड़ के पत्ते हैं वो गिर जाएंगे। तो अब ये पेड़ के पत्ते क्यों गिरेंगे? तो आप देखो, ये पेड़ है, इस पे ये पत्ते हैं, इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए, भोजन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनको ये पानी की कमी महसूस होने लगेगी, भोजन की कमी महसूस होने लगेगी। तो जब तक ये पानी और भोजन मिलता रहेगा तब तो ये हरा भरा रहेगा। आप खुद पर एग्जाम्पल लेके देख लो, आपको बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया पानी मिल रहा है, मज़े से रह रहे हो, तो आप हरे भरे बन के रहोगे, एकदम बढ़िया हट्टे कट्टे रहोगे। जिस दिन आपको पानी और खाना बंद कर दिया, आप खुद मुरझा जाओगे। तो वही देखने को मिलता है इस पेड़ों में। ये जो पेड़ होते हैं ना, ये हरे भरे रहते हैं जब तक इनको पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन मिलता है। जिस दिन ये कम होते हैं, इनको पानी और भोजन नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियों को सुखा के गिरा देते हैं ताकि पानी को कंजर्व करके रखा जाए। तो समझ में आ गया? पर्णपाती मतलब इसकी जो पत्तियां होती है वो गिर जाती हैं। पत्तियां क्यों गिरती हैं? क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, जितनी इनको आवश्यकता होती है, जिनको इतनी नीड होती है, इतना पानी इनको नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये पत्तियों को गिरा देता है। ठीक है जी, समझ में आ गई? फिर बात करते हैं ये वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में भी देखने को मिलता है, कई पत्तियां गिरने वाले वन हमें देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में इस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। सूखे के दौरान ये या तो मौसम परिवर्तन होता है तब पत्तियों को गिरा देते हैं, या जो सूखा होता है इस दौरान पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि पानी को बचा कर रख सके। कौन कौन से ट्रीज देखने को मिल जाते हैं? साल है, सांगवान है, ये ट्री देखने को मिल जाते हैं। और ये बाग है ना, ये भी देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। राम राम जी की, रुपेश जी, राम राम जी की। नेक्स्ट है भारत में पर्णपाती वन। अब भारत में डेसीडियस फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में भी डेसीडियस फॉरेस्ट है। ये मध्य भारत है ना, पूरा पूरा ले लो, जहाँ पे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है,
या महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा मान लो, यहाँ पर इस प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। माही सिंह, गुड नाइट, ओके गुड नाइट, ठीक है। तो हमें इस प्रकार की फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर? भारत के जो मध्य भारत वाला स्थान है ना, मध्य भारत, यहाँ पे इस प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियों को क्यों गिराते हैं वो हमने देख लिया, पानी को बचाने के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फॉरेस्ट है वो है समशीतोष्ण सदाबहार वन। समशीतोष्ण का मतलब होता है टेम्परेट, एक तो होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण होगा ऊपर वाला, ये जो पृथ्वी है ना, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में ये था इक्वेटर, जिसे हमने ट्रॉपिकल कहा था। इसके ऊपर होगा ट्रॉपिकल के बाद में सब ट्रॉपिकल, उसके बाद में समशीतोष्ण और लास्ट में होगा शीतोष्ण। यानी कि ये सबसे ज़्यादा उष्ण गर्म है, बारिश यहाँ पे ज़्यादा है, पेड़ पौधे यहाँ पे घने होंगे, यहाँ पे थोड़े कम घने होंगे। समशीतोष्ण में ठीक ठाक, इसके बाद में यहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे। तो ये कुछ टाइप है, मतलब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और यही वैसे होगा टेम्परेट, सेमी टेम्परेट, यानी कि शीतोष्ण, सब शीतोष्ण देखने को मिल जाएगा, ये टाइप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे समशीतोष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, समशीतोष्ण सदाबहार वन। तो समशीतोष्ण जो सदाबहार वन देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? 60 डिग्री अक्षांशों में देखने को मिलते हैं। ये पृथ्वी है ना, ये 23 डिग्री है। मैं दोबारा बनाता हूँ, अच्छे बनाते हैं ना। यार वो नहीं मिल रहा है, अच्छी कैसे बनाऊँ? चलो मरने दो, ये नहीं आ रहा है, आज से बनाना पड़ेगा। आज से बनाते, ये लो पृथ्वी, तो ये है 0 डिग्री, ऊपर ये 23 डिग्री, यहाँ पर ये 60 डिग्री रेखा है। तो 60 डिग्री से यहाँ पे ऊपर तक, यहाँ पे पाए जाते हैं समशीतोष्ण। ये 60 डिग्री है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं समशीतोष्ण। ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाता है? यहाँ पे समशीतोष्ण फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो समशीतोष्ण फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मध्य अक्षांशों में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। मिड लैटिट्यूड में, मिड लैटिट्यूड होता है, वहाँ पर इस प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। आमतौर ये कहाँ पर? ये महाद्वीप होता है ना, मान लो ये कॉन्टिनेंट है, इनके किनारों पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, इस वजह से इनके किनारों पे इस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दक्षिणी पूर्व अमेरिका, साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में और ईस्ट ब्राज़ील में इस प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? ओक है, पाइन है और यूकेलिप्टस, ये कुछ ट्रीज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। अभी हमने किसके बारे में बात की थी? अभी हमने बात की थी समशीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। समशीतोष्ण मतलब ठंडी जगह है, पर वहाँ पे फॉरेस्ट कैसा है? एवरग्रीन है, मतलब अभी पत्तियों को नहीं गिरा रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है डेसिडियस, मतलब उसी स्थान पे पाया जा रहा है परंतु अपने पत्तियों को गिरा रहा है। फिर से समझा रहा हूँ, ये एक स्थान है, इस स्थान में यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना, ये अपने पत्तियों को नहीं गिरा रहे हैं क्योंकि इधर से बारिश आ रही है और पर्याप्त मात्रा में इनको बारिश मिल रही है। पर इसी लोकेशन पर, ये जो लोकेशन है, मान लो ये जो रोड है, एक रोड है सीधी लाइन में है, एक रोड है वो सीधी लाइन पर है, यहाँ पर इसको पर्याप्त मात्रा में खाना वगैरह मिल रहा है, बट यहाँ पे जो खड़ा व्यक्ति है ना, उसको खाना है वो इनफ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये हरे भरे होते हैं क्योंकि इनको बारिश मिल जाती है, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो इधर से बारिश आती है, इनको नहीं मिल पाती है, इस वजह से ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इस वजह से ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? हम क्या बात कर रहे हैं? हम समशीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में बात कर रहे हैं, समशीतोष्ण डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि समशीतोष्ण जो डेसिडियस होते हैं वो ऐसी लोकेशन पे होते हैं कि जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, बारिश है वो कम होती है, इसकी वजह से वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इस वजह से इसे समशीतोष्ण पर्णपाती वन या टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, हाई लैटिट्यूड की ओर जाएंगे, वैसे इस टाइप के वन देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? पूर्व अमेरिका में, चाइना में भी कुछ हद तक देखने को मिल जाते हैं, और यूरोप में भी इस प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। पेड़ कौन कौन से? ओक है, ये कुछ पेड़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, समशीतोष्ण डेसिडियस भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय फॉरेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है? भूमध्य सागरीय फॉरेस्ट, यानी कि
मेडिटेरियन जो है ना रीजन, वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है या वहाँ पर किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भूमध्य कहाँ पर है, भूमध्य सागर की आप लोकेशन देख लो, तो यहाँ पे बीच में पड़ता है, ये जो इजराइल वाला रीजन है इसके ऊपर यहाँ पे पड़ता है भूमध्य सागर। तो इसके आसपास के जो देश है ना, इटली वगैरह, यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आपको हो सकता है मैप भी दिखा दूँ, 1 मिनट है ना, मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये इन रीजन में देखने को मिलता है। शायद आपको मैप दिख रहा हो, ये मैप है ना, ये यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भूमध्य सागर है ना। नहीं दिख रहा है अपने फोन में, आप निकाल सकते हो मैप, यहाँ पे देखने को मिलता है भूमध्य सागर है ना, यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ऊपर जो इटली वगैरह देश आ जाते हैं, यहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कौन से फॉरेस्ट की बात करें, मेडिटेरियन टाइप के, मतलब भूमध्य जो सागर है उसके चारों ओर इस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खासियत ये होती है कि ये पूरी तरह से टेम्परेट भी नहीं होते हैं, मतलब शीतोष्ण भी नहीं होते और पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय भी नहीं होते हैं। तो ये एक होता है ना, ज़्यादातर महाद्वीपों के पूर्व साइड में, ये जो महाद्वीप है इसकी पूर्व साइड में और पूर्वोत्तर, यानी कि यहाँ पर ये को महाद्वीप है, इसकी पूर्व या पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इस टाइप के वन हमें देखने को मिल जाते हैं, जो समशीतोष्ण भी होते हैं और पर्णपाती भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो वेस्ट साइड है, देखो हमने 3 चीज़ें देखी है, ये जो मिडिल एटीट्यूड है, फिर से मैं पृथ्वी का नक्शा बना लेता हूँ, यार वो मिल नहीं रहा है ना, पृथ्वी का नक्शा आपको ढंग से बना के बता देता। वो मिल नहीं रहा यार, मैं तो आपको मैप ही दिखा देता, छोड़ो मैं फिर से बना देता हूँ। ये पृथ्वी का मैप है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 23 डिग्री रेखा है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय हो गया है, इसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय हो गया है। हम बात करें यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे यूरोप पड़ता है ना, वो कहाँ पर आता है, तो यूरोप आता है वो समशीतोष्ण जगह पे आ जाता है, समशीतोष्ण में आ जाता है यूरोप। पूरी तरह से ये शीतोष्ण मतलब आर्कटिक रीजन भी नहीं है, ये जो है ना पूरी तरह से जमा हुआ होता है, उसे कहता है शीतोष्ण। जो पूरी तरह से जमा हुआ होता है, जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे शीतोष्ण रीजन कहा जाता है। परंतु हम बात कर रहे हैं समशीतोष्ण की, कहाँ की बात कर रहे हैं, हम समशीतोष्ण की बात कर रहे हैं। और समशीतोष्ण जो है ना, उसमें बारिश कितनी भी होती है, तो यहाँ पे लिमिटेड जगह बारिश होती है। ये जो है मान लो यहाँ पे यूरोप है, तो अगर इधर से मौसम आ रहा है तो यहाँ बारिश होगी, ये बीच वाले रुक जाएंगे, इधर से मौसम आ रहा है तो यहाँ बारिश होगी, तो ये बीच वाला रुक जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहले हमने देखा था सदाबहार वन हमें कहाँ देखने को मिलते थे, यहाँ पर समशीतोष्ण में सदाबहार वन हमें कहाँ देखने को मिलते थे, तो वो पूर्व की ओर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि बारिश यहाँ पे हो रही थी, इस वजह से पूर्व की ओर थे। फिर पर्णपाती वन कहाँ, उसके बाद में हमें पर्णपाती वन देखने को मिले थे। परंतु ये जो भूमध्य सागरीय होते हैं ना, भूमध्य सागरीय वन या फिर मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये कहाँ पर, ये पश्चिम साइड में देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में, ये महाद्वीप है, इसकी पश्चिमी साइड में देखने को मिलेगा भूमध्य सागरीय वन। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ सिंपल तरीके से, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। हम फॉरेस्ट को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट को, टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें होता है सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय, जो कि कहाँ होता है, 0 डिग्री रेखा पर होता है, जो कि भूमध्य रेखा पर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उष्णकटिबंधीय वन यानी कि 0 डिग्री पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट है, घने फॉरेस्ट होते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वो हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय कहाँ होते हैं, तो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय होते हैं या सब ट्रॉपिकल होते हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, वो कर्क रेखा से ऊपर होते हैं, कर्क रेखा से थोड़े ऊपर जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। और फिर आते हैं 60 डिग्री वाले वन, जिसे हम शीतोष्ण वन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समशीतोष्ण। पूरी तरह से ये ठंडे भी नहीं है और पूरी तरह से गर्म भी नहीं है, इसे हम समशीतोष्ण कहते हैं। तो यूरोप के जो फॉरेस्ट हैं, चाइना के जो फॉरेस्ट हैं, वो समशीतोष्ण में आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ पे गर्मी भी नहीं पड़ रही है और पूरी तरह से ये ठंडे भी नहीं है, 60 डिग्री अक्षांश के आसपास के वन है, इसे हम समशीतोष्ण फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इनकी खासियत क्या होती है, इनमें 3 प्रकार के हो रहे हैं, समशीतोष्ण में भी 3 प्रकार के हो रहे हैं। मान लीजिए ये एक देश है, इसमें एक वन यहाँ पे हो रहा है, जिसे हम समशीतोष्ण सदाबहार कह रहे हैं,
समशीतोष्ण एवरग्रीन कह रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हो रहा है जिसे हम समशीतोष्ण डेसिडियस यानी कि पर्णपाती कह रहे हैं, समशीतोष्ण परिपर्णपाती कह रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे हो रहा है जिसे हम भूमध्य सागरीय कह रहे हैं, भूमध्य सागरीय, यानी कि एक ही लाइन है। मान लो ये एक लाइन है, इसके बीच में सारा खेल हो रहा है, परंतु ये अलग अलग जगहों पे हो रहा है, इस वजह से ये अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम यहाँ पे हो रहा है। ये लाइन एक ही है, दिशा एक ही। ये पेन है ना, इस पेन को देखो, यहाँ पे के लाइन तो एक ही है, बट एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम यहाँ पे हो रहा है। तो तीनों में जो डिस्टेंस है ना, ये तीनों में डिस्टेंस है, इसकी वजह से सारा अलग अलग खेल हो रहा है। ठीक है जी, तो यही बात की जा रही है। तो एवरग्रीन, जो समशीतोष्ण एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ, उत्तर पूर्व में पाई जाएंगी। उसके बाद में डेसिडियस है और उसके बाद में भूमध्य सागरीय वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय फॉरेस्ट उसके बाद में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है। ये भूमध्य सागर के आसपास यानी कि मेडिटेरियन सी के आसपास देखने को मिलते हैं, जिसमें यूरोप है, अफ्रीका है और एशिया है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मौसम की बात करें तो सर्दियों के टाइम में यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ पे सर्दियों के टाइम में बारिश होती है, तो सर्दियाँ कैसी होती है, बरसाती होती है, यानी कि रेनी विंटर होती है। विंटर कैसी होती है, रेनी होती है, यानी कि विंटर के टाइम में यहाँ पे बारिश होती है। गर्मियों के टाइम में बारिश नहीं होती है, गर्मियों के टाइम में यहाँ पर बारिश नहीं होती है। सर्दियों के टाइम में भूमध्य सागर पर बारिश कब होती है, तो सर्दियों के टाइम में होती है, गर्मियों के टाइम में यहाँ पर बारिश नहीं होती है। क्या क्या फसलें उगाई जाती है, संतरे है, अंजीर है, ये सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है, अंगूर है। और यहाँ की जो वाइन है ना, वाइन वो भी यहाँ की फेमस है, इटली की वाइन है, टर्की की वाइन है, ये फेमस है बिकॉज यहाँ पे अंगूर बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और वाइन वगैरह जो बनाई जाती है वो यहीं पे फेमस है। ठीक है, तो यहाँ की जो वाइन इंडस्ट्री है वो काफ़ी फेमस है। तो ये था किसके बारे में, हमारा भूमध्य सागरीय वनों के बारे में हो गया। नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अभी कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं, शंकु होता है ना, शंकवाकार होता है, छाते के समान है, छाता ऐसे फैला हुआ नहीं, आप छाते को ऐसे कर दो, इस आकार के जो फॉरेस्ट होते हैं ना शंकवाकार होते हैं, कॉर्निफेरस होते हैं। ऊपर ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर यहाँ से ऊपर ये निकला हुआ होता है, तो ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है, यानी कि शंकवाकार फॉरेस्ट है, यानी कि एक प्रकार के कैसे उल्टा त्रिभुज है, ये मान लो इस प्रकार के ये फॉरेस्ट होते हैं। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो ये 60 से 70 डिग्री के बीच में देखने को मिलते हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है ना, इसके ऊपरी 60 डिग्री से ऊपर इस टाइप के हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बर्फ गिरता है, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, इसका टाइप इसलिए होता है ताकि बर्फ है ना नीचे आ जाए। इनके ऊपर ये जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों के ऊपर अगर बर्फ जमा रहेगा तो पत्तियों को नुकसान हो जाएगा। इस वजह से इनका जो आकार ही इस प्रकार से होता है कि जो भी इन पे गिरता है वो नीचे आ जाता है। बर्फ अगर इन पे गिरता है तो बर्फ है वो सीधे सीधे नीचे आ जाता है, तो इस वजह से इनका आकार ही इसी प्रकार से होता है। आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट समझ में आ गया। यहाँ पे बारिश कम हो रही है, ठीक है, बर्फ ज़्यादा पड़ता है, बर्फ ज़्यादा पड़ने की वजह से ये जो अपना आकार इस तरीके से बना लेते हैं ताकि इनकी पत्तियों पर बर्फ रुके न, बर्फ सीधे सीधे नीचे चला आए। इनको टैगा भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है उनको टैगा भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट काफ़ी ऊंचे पर्वतों पर दिखाई देते हैं, ऊंचे जो हिमालय वगैरह पे चढ़ते हैं तब इस प्रकार के पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। नरम लकड़ी होती है, कहीं बार ये 24 मतलब 12 महीनों ये हरे भरे देखने को मिल जाते हैं। इसमें अभी कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें हर टाइम हरे भरे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लकड़ी कौन कौन सी होती है यहाँ पे, पेपर है और जो कागज़ के लिए यूज़ की जाती है, इस टाइप की हमें लकड़ियाँ भी देखने को मिल जाती है। तो ये था कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में, यानी कि ग्रासलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके पास आसपास भी ग्रासलैंड होती है, तो उस ग्रासलैंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो आप कहीं पे भी अगर उष्णकटिबंधीय नाम सुन रहे हो, यानी कि ट्रॉपिकल नाम सुन रहे हो, इसका मतलब वो बात हो रही है जो 0 डिग्री रेखा है, हमारी जो भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है, उसके आसपास की बात हो रही है। अगर आप कहीं पर भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का नाम सुन रहे हो या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम सुन रहे हो या फिर उष्णकटिबंधीय का नाम सुन रहे हो, इसका मतलब है कि वो 0 डिग्री रेखा के आसपास की बात की जा रही है। ट्रॉपिकल और उष्णकटिबंधीय का मतलब यही होता है कि वो 0 डिग्री के आसपास बात की जा रही है। यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, यहाँ पे वर्षा होती है वो मॉडरेट होती है,
बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, मॉडरेट लेवल की यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। घास की ऊंचाई भी 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण का है अफ्रीका का जो सवाना फॉरेस्ट है ना, वो इसका उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये होगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास का मैदान, यानी कि टेम्परेट घास का मैदान। अभी जो टेम्परेट घास का मैदान होता है, यहाँ पे बारिश है वो लिमिटेड होती है, बारिश है वो लिमिटेड होती है, तो ये महाद्वीपों के बीच में पाए जाते हैं। जो यूरोप वगैरह है, यूरोप के बीच वाले जो देश है ना, वहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। क्या चीज़? हम बात करें समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण यानी कि ठंडे स्थानों पे, समशीतोष्ण ठंडे स्थानों के बारे में बात की जा रही है। तो जो समशीतोष्ण घास के मैदान है वो ठंडे स्थानों पे, मतलब यूरोप है, वहां पर इस टाइप के फॉरेस्ट, इस टाइप के घास के मैदान है वो हमें देखने को मिलेंगे। जी यूट्यूब चैनल है, मैसेज कीजिए, मैं उसकी लिंक भेज दूंगा आपको। यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, आप मैसेज कर दिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो समशीतोष्ण घास के मैदान है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? समशीतोष्ण घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे सर्दियाँ पड़ती है, बारिश कम होती है, उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांश मतलब 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री पर इस प्रकार के घास के मैदान हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इस घास की विशेषता क्या है? हमने बात की थी कि जो उष्णकटिबंधीय यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन था, जो 0 डिग्री आसपास में हमें घास के मैदान देखे थे, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। 0 डिग्री के आसपास जो घास के मैदान थे उनमें घास की लंबाई बहुत थी, परंतु यहाँ पे जो घास थी वो छोटी है। यहाँ पे घास कैसी है? छोटी है। ज़्यादा लंबी घास यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही थी, गर्मी ज़्यादा थी, सूर्य की किरणें मिल रही थी, इस वजह से उनकी हाइट है वो ज़्यादा थी, परंतु ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ये शॉर्ट हाइट होती है, ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती है। आई एम ऑलवेज प्री एग्जाम क्वालिफाइड। अच्छा, आप ऑल्सो, यू आर ऑल्सो क्वालिफाइड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेंस की तैयारी करो, प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो इस घास के मैदानों की विशेषता क्या है? घास की जो छोटी छोटी घास होगी, पौष्टिक होगी, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीओप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कंटीली झाड़ियाँ, यानी कि थ्रॉनिस के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपने कुछ जगह देखा होगा जहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। कंटीली झाड़ियाँ मतलब रेगिस्तान के इलाकों में जाओगे ना तो आपको बबूल वगैरह देखने को मिलेगी, जिसे हम स्कर्ब भी कहते हैं, कंटीली झाड़ियाँ भी कहते हैं, थ्रॉनी ट्रीज भी कहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ पे कम बारिश होती है, और कम बारिश होने के कारण ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। कुछ ही पेड़ ग्रो करते हैं जिन पे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर इसी प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ये जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर इसी प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। विशेषता क्या है? यही है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत भीषण पड़ती है, इसलिए बहुत कम वनस्पतियाँ, बहुत कम फॉरेस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और कौन कौन से भारत के प्रमुख रेगिस्तान है? थार का रेगिस्तान है। वर्ल्ड में बात करें तो सहारा का रेगिस्तान है, वो भारत में और वर्ल्ड में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है टुंड्रा के बारे में। हमने टेगा के बारे में बात किया था। टेगा में कैसे वन होते हैं? ये कॉर्निफोरस होते हैं, मतलब शंक्वाकार होते हैं। टेगा में बात किया था ना, अभी टेगा के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमें शंक्वाकार फॉरेस्ट देखने को मिले थे। बस बात करें टुंड्रा की, तो ये टुंड्रा कहाँ देखने को मिलते हैं? ध्रुवों के आसपास, ये जो पोल होता है ना उसके आसपास हमें टुंड्रा देखने को मिल जाते हैं। टुंड्रा फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये पोल के आसपास हमें टुंड्रा है जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत भयंकर पड़ती है। भीषण ठंड पड़ने की वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है। बारिश कम होने की वजह से बाकी पेड़ यहाँ पे, बाकी जो ट्रीज होते हैं, बाकी फॉरेस्ट होते हैं, वो यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाते। कुछ ही प्रकार के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलती है, जैसे काई है, सेवाल है, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। मॉस है, लीचेज है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ झाड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है जो बहुत छोटी होती है। ओके जी, कुछ प्रकार की वनस्पतियाँ हमें देखने को मिलती है, तो इसे टुंड्रा कहा जाता है। टुंड्रा वनस्पतियाँ आपको आर्कटिक रीजन में देखने को मिल जाएगी, हिमालयन रीजन में आपको ये वनस्पतियाँ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे यही बात की जा रही है, वन कटाई का परिणाम क्या होगा? सलीमा ने क्या कहा था? तो सलीमा क्या कह रही है? हमारे काम की चीज़ नहीं है। सलीमा है वो क्या कह रही है? हमारे काम की चीज़ नहीं है। कुछ घास के मैदान है, उनके नाम भी देख लो, ये नाम जरूर याद रखना। अफ्रीका के जो घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है।
फिर ब्राजील का जो घास का मैदान है उसे कैंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला में लाइनोस कहा जाता है। इनका नाम कुछ याद रखना। फिर ये देख लो समशीतोष्ण में कौन कौन सी घास के मैदान है। अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तरी अमेरिका में पेरी है, अफ्रीका में वेल्स है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। इनके नाम याद रखना। ये जो सारी घास के मैदान है इनके नाम याद रखना। पेरी कहाँ पर है, कैंपोस कहाँ पर है, सवाना कहाँ पर है, लेनोस कहाँ पर है, ठीक है, पंपास कहाँ है, वेल्स कहाँ है, स्टेपी कहाँ है, डाउन कहाँ है, सबके नाम याद रख लेना। एक दो बार पढ़ लो, इससे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। नाउ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। करेंगे क्वेश्चन सॉल्व क्या एंड करते हैं? बता दो। हरी इच्छा प्रबल है, आपकी इच्छा प्रबल है। व्हाट डू यू वांट? ओके, नो नो बोल रहे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तो देख लो, निम्नलिखित में से किन कारकों पर वनस्पति निर्भर करती है, यानी कि वनस्पति की वृद्धि है वो निर्भर करती है। वनस्पति कैसे निर्भर करेगी, कहां पे वनस्पति ज्यादा होगी? तापमान ज्यादा होगा, नमी ज्यादा होगी, मिट्टी की परत मोटी होगी, वन्य जीव ज्यादा होगा? एक बार इसका उत्तर जरूर देना, ठीक है। तो एंड कर लेते हैं इस क्लास को, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अरे कहाँ चला गया भाई?